सब्सक्राइब कीजिए टारगेट यूपी टेट सी टेट एग्ज़ाम्स को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इससे पहले की वीडियो में हमने शिक्षण की विधियां के बारे में पढ़ा था और आज यह हमारा सेकंड टॉपिक है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। शिक्षण का अभिप्राय क्या है? शिक्षण का अभिप्राय पढ़ाना है। शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है। यह किसका कथन है? यह B.F. स्किनर का है कि शिक्षण है वह पुनर्वलन की आवश्यकताओं का क्रम है। इसका प्रयोग C.L. हल ने किया था। जो इसके जनक हैं वह C.L. हल हैं और प्रयोग किया था B.F. स्किनर ने। शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। यह किसकी परिभाषा है? यह बर्टन की परिभाषा है। शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ यानी पोल हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया में 3 पोल हैं। पहला है शिक्षक और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। यह 3 स्तंभ हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षण होता है, शिक्षण एक सुनियोजित होता है, शिक्षण है जो सुनियोजित होता है। शिक्षक के समझ शिक्षण में समस्या होती है। शिक्षक के समझ शिक्षण में समस्या होती है। शिक्षण माध्यम की समस्या सहज शिक्षा या को एजुकेशन भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल विभिन्नता, अपव्यय एवं अवरोधन से संबंधित है। अपव्यय अवरोधन से संबंधित है। यह विद्यार्थियों से संबंधित है। अपव्यय और अवरोधन है जो। सा विद्या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? सा विद्या विमुक्त शिक्षा का उद्देश्य आदर्शवादियों की विचारधारा का मानना था। संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, यह कथन है। यह स्पेंसर का कथन है कि संपूर्ण जीवन है वह शिक्षा है। ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ब्लूम के द्वारा 3 शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। अनुदेशन संबंधित है। अनुदेशन ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। अनुदेशन है ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। संप्रेषण की विशेषता होती है। संप्रेषण की क्या विशेषता होती है? विचारों की गहनता, पारस्परिक अंतःक्रिया, अनुभवों तथा भावनाओं का आदान प्रदान, यह संप्रेषण की विशेषताएं हैं। संप्रेषण का कार्य है ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना व अनुभूति करना। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है, तो लिखित और मौखिक संप्रेषण है वह पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है। कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है कि मुख्य माध्यम या हार्डवेयर उपकरण के द्वारा कक्षा में संप्रेषण का माध्यम होता है। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण है वह कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है। शाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण का आकलन ग्लोब की प्रविधि से किया जाता है। ग्लोब की प्रविधि से संप्रेषण का आकलन किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शिक्षण प्रक्रिया के यह 3 पक्ष हैं। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है अभ्यास, क्रियाशीलता
और प्रत्यक्षीकरण है वह शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सुकरात ने किया था। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सुकरात ने किया था। शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं वे वैसा व्यवहार करते हैं या उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है यह कथन किसका है। शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं वे वैसा व्यवहार क्यों करते हैं या उस व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव होता है यह कथन गेज का है। यह कथन गेज का है। ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया था। तो हर्बर्ट ने सबसे पहले ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का ध्यान आकर्षित किया था। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को हम मूर्त से अमूर्त की ओर नाम से भी जानते हैं। गैस्टाल्टवाद मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। तो यह पूर्ण से अंश की ओर गैस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित सूत्र है। पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग का होना चाहिए कि वे विचार को समझने में सरल हों, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए गए हों और जो कठिन हों वे क्रमशः छात्रों के सामने आए हों। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है। यह कथन है यह सरल से जटिल की ओर सूत्र से संबंधित है। यह कथन है सरल से जटिल की ओर सूत्र से संबंधित है। किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है। किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है। तो यह विशिष्ट से सामान्य की ओर इस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है। आगमन विधि है वह उदाहरण से नियम की ओर चलती है और इसके जो जनक हैं आगमन विधि के वह हैं अरस्तु इसके जनक हैं। अरस्तु आगमन विधि के जनक हैं। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण का पर्याय सूत्र है। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण का पर्याय सूत्र है। बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है। तो यह मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर सूत्र द्वारा किया जाता है। शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है। शिक्षण सूत्र का प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है। शिक्षण सूत्र का प्रभाव शिक्षण पर पड़ता है। पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात पूर्ण से अंश किए जाएं। तो यह विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है कि बच्चे को पहले पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है उसके बाद पूर्ण के अंश किए जाएं। यह विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्बुद्ध करती हैं। यह पेस्टालॉजी के अंतर्गत आती हैं। सन 1982-83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यशाला के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया था। तो यह 27 संगोष्ठियों का आयोजन किया था। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र हैं वह निष्क्रिय बने रहते हैं।
स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता ही नहीं है, तो यह उपयुक्तता, क्रमता, भाषा यह है जो स्पष्ट युक्ति की विशेषता ही नहीं है। उपयुक्तता, क्रमता, भाषा यह स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता ही नहीं है। स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है? यह सामाजिक विज्ञान में स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग विशिष्ट रूप में होता है। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है, तो यह कहानी युक्त है जो भाषा शिक्षण में उपयुक्त युक्ति है। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है, तो यह निरीक्षण या अवलोकन विधि से छात्रों में विकास होता है। विद्यालय पर्यटन यानी कि स्कूल ट्रिप सबसे पहले किस शिक्षा शास्त्री की देन है? तो स्कूल ट्रिप है वह प्रोफेसर रॉय शिक्षा शास्त्री की देन है। सन 1960 में शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया था, तो डॉक्टर एलन ने शैक्षिक क्षेत्रीय पर्यटन पर शोध कार्य किया था। पर्यटन सबसे अधिक सहायक है, यह भूगोल शिक्षण में पर्यटन है वह सबसे अधिक सहायक है। जो कार्य ऊपरी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है, यह कथन म्यूलिक का है कि जो कार्य है वह अपनी इच्छा से या स्वतंत्रता पूर्वक करे वह म्यूलिक का कथन है। खेल विधि के लिए आवश्यक है स्वतंत्रता, रचनात्मकता, मानसिक शक्तियों का विकास, यह खेल विधि के लिए आवश्यक है। छात्रों में क्रियाशीलता का आंदोलन प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया था? जो क्रियाशीलता का प्रत्यय है वह रूसो ने दिया था। सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण विधियां हैं विचार की समिति, सम्मेलन, विचार गोष्ठी, यह सामूहिक चर्चा की उच्च स्तरीय शिक्षण की विधियां हैं। बहुश्रेणी शिक्षण विधि संबंधित है मॉनिटर से। प्राचीन काल में कौन सी विधि चिकित्सा से संबंधित थी? तो यह अवलोकन विधि है वह चिकित्सा से संबंधित थी। चिकित्सा से संबंधित प्राचीन काल में अवलोकन विधि संबंधित थी। प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है या कथन है? यह पार्कर का कथन है कि प्रश्न आदत कौशल के बाहर समस्त शैक्षिक क्रिया की कुंजी है। प्रश्नोत्तर विधि से इसका संबंध है, तो अन्वेषण, अनुसंधान और तर्क प्रश्नोत्तर विधि से संबंधित है। हाँ या नहीं उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, अनुचित प्रश्न होते हैं हाँ या नहीं वाले प्रश्न। बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है, प्राथमिक स्तर से बहुश्रेणी शिक्षण विधि है वह संबंधित है। निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है बालकों की त्रुटियों, कमजोरियों का पता लगाना, यह निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है प्रोजेक्ट, किंडरगार्टन वह खेल विधि है वह क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है। अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है, तो यह बहुकक्षा शिक्षण में अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है, तो छात्रों में प्रशिक्षण के समय कौशल विकसित किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था? तो यह स्टैनफोर्ड
विश्वविद्यालय ने कौशल के रूप में इस संस्था को सर्वप्रथम अध्ययन किया था। क्लार्क ने शिक्षण कौशलों में की व्याख्या किस सन में की थी? तो शिक्षण कौशल की व्याख्या 1970 में की थी। शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन क्लार्क का है कि शिक्षण कौशल में उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। Becoming better teacher, a micro teaching approach, यह किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक डॉक्टर वी के पासी की है। Becoming better teacher, a micro teaching approach, यह पुस्तक डॉक्टर वी के पासी की है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 को शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए। तो यह 7 शिक्षण कौशल बताए थे शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए। पाठ्य योजना लेसन प्लानिंग का प्रथम बिंदु प्रस्तावना प्रश्न है। लेसन प्लानिंग का सबसे प्रथम बिंदु है वह प्रस्तावना प्रश्न है। प्रस्तावना प्रश्न इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का संबंध पूर्व ज्ञान से है। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का संबंध पूर्व ज्ञान से है। प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है किसका कथन है? यह कॉल्विन का कथन है। अधिगम का अर्थ है सीखना। अधिगम का अर्थ है सीखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है। तो यह अपव्यय एवं अवरोधन, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी, यह है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उल्लेख है कि अपव्यय अवरोधन, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार में कमी। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है? न्यूनतम अधिगम स्तर अपव्यय व अवरोधन, शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, छात्र उपलब्धि कमजोर होना, इसलिए न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता है। न्यूनतम का अर्थ है कुशलता का वह अंश जो किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है। यह न्यूनतम का अर्थ है कुशलता का वह अंश जो किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है। न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है? तो यह अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता है। शिक्षण सामग्री का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। यह कथन ई.सी. डेटा का है। ई.सी. डेटा का है जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक प्रयोग करता है सहायक सामग्रियों का। जब छात्र है टॉक या चौक से नहीं समझते हैं तो शिक्षक है वह सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है। मानचित्र का प्रयोग किस विषय वस्तु के लिए होता है? तो मानचित्र का प्रयोग भूगोल के लिए होता है। मानचित्र का प्रयोग है वह भूगोल के लिए होता है। उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है तो टेप रिकॉर्डर द्वारा लंबे समय तक रखा जाता है।
कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया जाता है। चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया गया था। सबसे पहले चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया गया था। भारत में कंप्यूटर का विकास 1961 में हुआ था। कंप्यूटर का विकास है वह भारत में 1961 में हुआ था। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने लिया था? तो यह डैनियल डेविस ने बनाया था कि कंप्यूटर का जो शिक्षण प्रतिमान है वह डैनियल डेविस ने बनाया था। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1877 में हुआ था। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1877 में हुआ था। विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया है? विज्ञान किट में 110 वस्तुओं को शामिल किया गया है। विज्ञान में 110 वस्तुओं को शामिल किया गया है। शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो यह श्रव्य दृश्य सामग्री के द्वारा सबसे ज्यादा रुचि उत्पन्न होती है। सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है। तो मानसिक, बौद्धिक तथा भाषा का विकास सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा होता है। शिक्षण अधिगम सामग्री आवश्यक है। उत्तम शिक्षण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री है वह आवश्यक है। शिक्षण सामग्री का कक्षा में उपयोग करना चाहिए। तो शिक्षण सामग्री का कक्षा में उपयोग आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए। तो छात्रों के सीखने की गति पर यानी कि छात्रों के सीखने की गति पर शिक्षण की जो गति है वह आधारित होनी चाहिए। शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा है रायबर्न की कि शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जाता है। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों। कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने व उत्तर देने में तत्पर हों। कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है? तो यह पूर्ण से अंश की ओर सूत्र है वह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है। यह भूगोल शिक्षण में पर्यटन है वह सबसे ज़्यादा सहायक है। खेल पर आधारित शिक्षण विधि किंडरगार्टन विधि है। यह खेल पर आधारित विधि है किंडरगार्टन विधि। वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन कॉल्विन का है। यह कथन कॉल्विन का है। प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है सक्रिय वातावरण, स्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक। यह प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है। बचाव निदान का उच्च स्तर है। तो यह वैलेंटाइन का कथन है। बचाव निदान का उच्च स्तर है यह वैलेंटाइन का कथन है। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल सहायक है? तो प्रस्तावना कौशल से हम छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो समयबद्धता है वह संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। डोमिनोज सर्वाधिक उपयोग है। डोमिनोज इतिहास शिक्षण में सबसे अधिक उपयोगी है। सुकराती विधि कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि को हम सुकरात विधि कहते हैं। प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? तो यह भाषा, गणित व पर्यावरण अध्ययन में अधिगम स्तर का निर्माण किया था।
शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा बीएफ स्किनर की है। शिक्षण पुनर्वलन की आवश्यकताओं यानी अकस्मिकताओं का क्रम है, यह बीएफ स्किनर का कहना है या परिभाषा है। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। शिक्षण का क्रियाशीलता का सिद्धांत है, वह मूलभूत सिद्धांत है। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, यह शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। वैयक्तिक भिन्नता व्यक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं और विशिष्ट यानी कि व्यक्तित्व का विकास होता है। वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है। साधारण बालकों के लिए व्यक्तित्व शिक्षण आवश्यक है। क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है। क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है, तो कथनों में तारतम्यता यह प्रस्तावना कौशल का घटक है। कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? यह विवरण प्रविधि है, जो यह क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन इसमें ध्यान में रखा जाता है। गणित किट का उपकरण है डोमिनोज। डेमिनोज है वह गणित का उपकरण है, यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तर्कात्मक क्रम से शिक्षण कराने से स्थायी एवं ठोस होता है, तो अधिगम होता है। अधिगम सीखना होता है। संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। सौहार्दपूर्ण शिक्षण का जो वातावरण है, संप्रेषण का वातावरण है, वह सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। छात्रों से कदम ताल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, यह गतिविधियां हैं, तो यह शारीरिक गतिविधियां हैं। यह शारीरिक गतिविधियां हैं। हाथ ऊपर कराना, दाएं बाएं मुड़ना, बच्चों से कदम ताल कराना। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना, यह उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन है। यह कथन रायबर्न का है कि शिक्षण अधिगम के लिए मार्गदर्शन दिशाबोध और प्रोत्साहन है, यह रायबर्न का कथन है। प्राचीन काल शिक्षण विधियां थीं, यानी प्राचीन काल में शिक्षण विधियां हैं वह शिक्षक केंद्रित थीं। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम शिक्षण विधियां हैं। शिक्षण विधियां आधारित होती हैं, यह शिक्षण सूत्रों पर शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। शिक्षण विधियां शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्रोवेल हैं। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्रोवेल हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया होती है द्विपक्षीय संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। उपर्युक्त शिक्षण सूत्र है, यह मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र है। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, परिणाम का सिद्धांत है वह, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। छात्र की शिक्षा सर्वदा
स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है, यह हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा है। प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि है वह सबसे उपयोगी विधि है। सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है वह प्रश्नोत्तर विधि है। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है, यह प्रस्तावना कौशल है। यह पूर्व ज्ञान की जानकारी देता है, वह प्रस्तावना कौशल है। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां पर हम आपको यह पीडीएफ जो पढ़ाते हैं वह वहीं पर आपको सेंड कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें और टेलीग्राम के बारे में या मतलब पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके बारे में कैसे ज्वाइन करना है, तो उसकी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको उसके बारे में ज़रूर बताएंगे, हम आपके कमेंट का ज़रूर आंसर देंगे। तो चलिए, बच्चों के कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। कहानी द्वारा बच्चों के कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया में डॉट 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 के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो यह उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। अध्यापकों, छात्रों एवं समाज के ज्ञान में वृद्धि होती है। शिक्षण एक ऐसी परिस्थिति का आयोजन और परिचालन है जिसमें कुछ बुरेपन या कुछ अधूरेपन या अवरोध रहते हैं, जिनको पूर्ण करने अथवा पार करने के प्रयास की प्रक्रिया में व्यक्ति सीखेगा। तो यह परिभाषा है ब्रू बेकर की यह परिभाषा है। अधूरेपन व अवरोध रहते हैं इसमें, जिनको पूरे करने के लिए पार करने के प्रयास की प्रक्रिया में व्यक्ति सीखेगा। किसके अनुसार शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करना है, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना तथा उत्साहित करना। यह द वर्ड बुक एनक्लाइलोपेडिया की उत्साहित करना यह शिक्षण का अर्थ है। यह ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, आदेशन देना, पाठ पढ़ाना तथा उत्साहित करना। यह द वर्ड बुक एनक्लाइक्लोपेडिया की है। शिक्षण एक प्रक्रिया है, यह एक भावात्मक प्रक्रिया है। किस प्रकार के शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो क्रियात्मक शिक्षण में व्यवहार परिवर्तन की ओर ध्यान दिया जाता है। चिंतन स्तर का शिक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? यह शिक्षण के स्तरों की दृष्टि से अंतर्गत आता है। संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा संपत्तियों से दूसरे व्यक्तियों को परिचित कराने से है। यह कथन E.G. मेयर का है। संप्रेषण की भौतिक बाधा है शोर, दूरी, अस्पष्टता है, वह संप्रेषण की बाधा है।
संप्रेषण की मनोवैज्ञानिक बाधा है अरुचि, पूर्ण धाराएं, मतभेद, यह संप्रेषण की बाधाएं हैं। हम आपको एक ही वीडियो में शिक्षण अधिगम के सिद्धांत कंप्लीट करा देंगे। हम आपको टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं, तो आपको समझते हुए चलना है। और हर टॉपिक की पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पर दे देते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। आपको अगर ज्वाइन करना नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, और टेलीग्राम की लिंक कमेंट बॉक्स में भी दी गई है, तो आप ज्वाइन कर लें। संप्रेषण की बाधाओं को दूर करने का उपाय: समुचित भाषा का प्रयोग करना, संचार धारा का द्विबाही होना, उचित प्रतिपुष्टि देना, यह संप्रेषण की बाधाओं का दूर करने का उपाय है। संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं। बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन से होना चाहिए, तो जीवन के अनुभव से होना चाहिए। बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध जीवन के अनुभव से होना चाहिए। कक्षा में लोकतंत्रीय वातावरण का निर्माण तभी हो सकता है जब शिक्षक का दृष्टिकोण दमनकारी न हो, तो यह लोकतंत्रीय हो। शिक्षण का दृष्टिकोण दमनकारी न होकर लोकतंत्रीय होना चाहिए। शिक्षण का दृष्टिकोण दमनकारी न होकर के लोकतंत्रीय होना चाहिए। हमें प्रत्येक पाठ का उद्देश्य जानना चाहिए, क्योंकि उसका प्रत्येक भाग और उसमें हम और हमारे छात्र जो कुछ करते हैं उस उद्देश्य पर निर्भर रहते हैं। यह कथन रायबर्न व फोर्ज का है। मस्तिष्क की शिक्षा केवल शरीर के अंगों के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त की जा सकती है, तो यह कथन महात्मा गांधी का है। शिक्षक को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। इस वाक्य में शिक्षण सूत्र का संकेत करता है। यह ज्ञात से अज्ञात सूत्र की ओर आता है। इसमें पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। शिक्षण है वह पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। बालक को पूरी बात बताने के बाद ही उसके भागों को बताएं। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है? यह पूर्ण से अंश की ओर आता है। बालक को पूरी बात बताने के बाद ही उसके भागों को बताइए। यह पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है। बालक के अविकसित मस्तिष्क में निश्चित विचारों को भरने के प्रयास का परिणाम केवल शाब्दिक बातें बताना हो सकता है। यह कथन रिमांड का है। कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है? यह पाठ्य पुस्तक विधि बाल केंद्रित विधि नहीं है। प्रयोग प्रदर्शन विधि करके सीखने के सिद्धांत हैं। प्रयोग प्रदर्शन विधि करके सीखने के सिद्धांत विपरीत हैं। कौन सी विधि शिक्षक केंद्रित होती है? तो प्रयोग विधि है वह शिक्षक केंद्रित होती है। अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता B.F. स्किनर हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता B.F. स्किनर हैं। किस विधि से जन्मदाता यानी किस विधि के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं? तो योजना विधि के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं। पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करने में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? तो यह सरल से कठिन, स्थूल से सूक्ष्म व ज्ञान से अज्ञानता की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। विज्ञान की सबसे अधिक प्रभावशाली विधि एवं
मनोवैज्ञानिक प्रणाली कौन सी है? तो यह ह्यूरिस्टिक विधि है। वह विज्ञान की सबसे अधिक प्रभावशाली विधि है। विज्ञान की सबसे अधिक प्रभावशाली विधि ह्यूरिस्टिक विधि है। कौन सी विधि बाल केंद्रित विधि है? यह खोज विधि है। वह बाल केंद्रित विधि है। प्रश्नोत्तर विधि में श्रेष्ठतम प्रश्न वही है जो विचारोत्तेजक हों। जो प्रश्न विचारोत्तेजक हों वह प्रश्नोत्तर विधि में सबसे श्रेष्ठतम प्रश्न है। खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेले जाते हैं तो रचनात्मक, गति वाले, मानसिक व स्पर्धात्मक खेल खेले जाते हैं। साहसिक यात्राओं की कहानियों से बालकों को जो लाभ हो सकता है वह विविध प्रकार के जीवन जगत से परिचित होना, साहसिक संवेगों का उत्प्रेरण होना, उनकी विविध जानकारी मिलना। यह साहसिक यात्राओं की कहानियों से बालकों को जो लाभ होता है वह है। जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है वह विधि कहानी कथन विधि कहलाती है। वह विधि कहानी कथन विधि कहलाती है। किसी ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा से सुसज्जित होकर छात्र या शिक्षक जिनकी भूमिका का निर्वाह करते हैं वह विधि नाटकीय विधि है। शिक्षण की वह विधि जो अत्यधिक खर्चीली तथा समय भी ज़्यादा लेती है तथा जिससे प्रत्येक प्रकार की पाठ्य वस्तु को नहीं पढ़ाया जा सकता है वह कथन अवलोकन विधि के अंतर्गत आता है। गीजूभाई बधेकर की रचना है प्राथमिक पाठशाला में भाषा शिक्षा। प्राथमिक पाठशाला में भाषा शिक्षा। अनवर्ग शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो अनवर्ग शिक्षण है वह 3 प्रकार का होता है। अनवर्ग शिक्षण 3 प्रकार का होता है। व्यक्तिगत भेद का कारण है वंशानुक्रम, पर्यावरण तथा समाज है वह व्यक्तिकरण भेद का कारण है। प्रोफेसर राघव के शिक्षण का विश्लेषण कर कितने शिक्षण कौशल महत्वपूर्ण बताए हैं? तो उन्होंने 14 शिक्षण कौशल हैं वह महत्वपूर्ण बताए हैं। एनसीईआरटी ने कितने शिक्षण कौशलों का चयन किया है? तो एनसीईआरटी ने 5 शिक्षण कौशलों का चयन किया है। खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का घटक है संकेत देना, विस्तृत सूचना प्राप्ति, पुनः प्रेषण है वह खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का घटक है। सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न सोपानों में लगने वाला कुल समय कितना है? यह 36 मिनट है। यह शिक्षण सूत्र के विभिन्न सोपानों में कुल 36 हैं। सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में शामिल क्या होता है? शामिल यंत्र है वह कौन सा है? तो सूक्ष्म शिक्षण प्रयोगशाला में शामिल यंत्र टेप रिकॉर्डिंग टेप है यानी कि टेप रिकॉर्डिंग है, वीडियोकॉन कैमरा एवं मॉनिटर है। वीडियोकॉन कैमरा और मॉनिटर है। पुनर्वलन कितने प्रकार का होता है? तो पुनर्वलन 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव होता है और दूसरा होता है और वह होता है नेगेटिव होता है। वह नेगेटिव होता है, धनात्मक और ऋणात्मक होता है। आधारभूत आलोचनात्मक चिंतन कौशल है। यह विश्लेषण, व्याख्या एवं स्पष्टीकरण आधारभूत आलोचनात्मक चिंतन कौशल है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन है जो अनुभव तथा अभ्यास द्वारा होता है। यह कथन गिल्मर का है। जो अधिगम है व्यवहार परिवर्तन जो अनुभव तथा अभ्यास के द्वारा होता है। अधिगम की विशिष्टता है सामाजिक समायोजन एवं समस्या समाधान प्रक्रिया। यह अधिगम की विशिष्टता है। श्रव्य दृश्य उपकरण सीखने वालों को व्यक्तियों
घटनाओं, वस्तुओं और कारणों का तथा प्रभाव संबंधों के नियोजित अनुभवों के लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन क्रो व क्रो का है। रूसो, क्रोमिनियस और पेस्टालोजी ने ऐसी शिक्षा की कल्पना की थी जिसमें छपी हुई पुस्तक के बजाय प्रत्यक्ष अवलोकन ज्ञान प्राप्त हो। यह साधन यह साधन है। रूसो, कॉमिनियस और पेस्टालोजी ने ऐसी शिक्षा की कल्पना की थी जिसमें छपी हुई पुस्तक के बजाय प्रत्यक्ष अवलोकन ज्ञान प्राप्त साधन हो। श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना 1952 में की थी। श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की स्थापना 1952 में की थी। श्रव्य दृश्य शिक्षण शाब्दिकता तथा प्रतिकार है। यह सीखने वालों को देखे गए अनुभवों को सुने गए अनुभवों से संबंधित करके अध्यापक शिक्षण को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। यह मैकलक्सी का है। एक प्रेस नोट द्वारा शिक्षा संबंधी फिल्मों के उत्पादन को कब प्रोत्साहित किया गया था तो यह 1949 में प्रेस नोट संबंधी शिक्षा फिल्मों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया था 1949 में। श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की प्रथम बैठक मई 1953 में की थी। मई 1953 में श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की बैठक की थी। फिल्म पट्टियों का आविष्कार कब हुआ था तो यह 1920 में फिल्म पट्टियों का आविष्कार हुआ था। श्रव्य दृश्य शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक यह किसकी अध्यक्षता में हुई थी तो यह श्री केजी सैदन की अध्यक्षता में हुई थी। चित्रों को एक क्रम में प्रदर्शित करने तथा उनमें अंकित व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होता है। यह फ्लानेन बोर्ड का कहना है कि इसमें महत्वपूर्ण उपकरण होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री आती हैं दूरदर्शन व वीडियो टेप्स हैं जो यह श्रव्य दृश्य यानी सुनने और देखने संबंधी जो सामग्रियाँ हैं दूरदर्शन, वीडियो टेप्स, टीवी वगैरह होती है, कंप्यूटर, यह श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ हैं। श्रव्य सामग्री है वह सुनने से संबंधित होती है जैसे रेडियो, ग्रामोफोन, यह है जो श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आता है। टेप रिकॉर्डर के प्रयोग से रेडियो की सीमाओं को दूर किया जाता है। टेप रिकॉर्डर से रेडियो की सीमाओं को दूर किया जाता है। प्रक्षेपित सामग्री के में आते हैं यह फिल्म और स्लाइड्स हैं वह प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तालिका चार्ट में सामग्री सामान्य अनुक्रम से प्रस्तुत की जाती है। भटनागर ने किन सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत किया था तो यह शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत किया था। गेज ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में अपना मत कब प्रस्तुत किया था तो यह 1963 में गेज ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया था। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक रियान ने कितना बताया था तो यह 2 बताया था। रियान के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत एक्जियोमेटिक हैं यानी कि स्वयं सिद्ध हैं और दूसरा है एम्पिरिकल यानी कि प्रयोग सिद्ध हैं। रियान के अनुसार शिक्षण के 2 सिद्धांत हैं। यह एक है एक्जियोमेटिक यानी कि स्वयं सिद्ध और एक है एम्पिरिकल यानी कि प्रयोग सिद्ध। शिक्षण सिद्धांत को माना जाता है कला और विज्ञान। शिक्षण के सिद्धांत को कला और विज्ञान माना जाता है। शिक्षण सिद्धांत के लिए B.O. स्मिथ ने आवश्यक तत्व बताए हैं तो B.O. स्मिथ ने 4 आवश्यक तत्व बताए हैं।
बीओ स्मिथ के 4 जो सिद्धांत हैं वह कौन कौन से हैं? तो शिक्षण व्यवहार के लिए चरों के लिए कथन, यानी शिक्षण व्यवहार के लिए चरों के लिए जो कथन है वह चरों के पारस्परिक संभव संबंधों का प्रतिपादन, चरों तथा शिक्षण व्यवहार के सहसंबंध, शिक्षण व्यवहार के चरों का मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में। शिक्षण का तात्पर्य आदर्श मूलक सिद्धांत है। यह ब्रूनर का कहना है कि शिक्षण का सिद्धांत आदर्श मूलक सिद्धांत है। शिक्षण का अर्थ बहुत ही तर्क वाक्यों का एक समूह होता है जिसमें एक ओर शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर छात्रों की विशेषताओं में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। यह टेवर्स का कहना है। शिक्षण सिद्धांतों को सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित जब अधिगम सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से है। शिक्षण सिद्धांत आदेशात्मक होता है जब अधिगम सिद्धांत विवरणात्मकता हो, यानी कि जो शिक्षण का सिद्धांत है वह विवरणात्मक होता है जब शिक्षण का सिद्धांत आदेशात्मक होता है। अधिगम सिद्धांतों की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। अधिगम सिद्धांतों की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। अधिगम सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। यह जानवरों पर प्रयोग करके इनका निर्माण किया जाता है। शिक्षण सिद्धांतों की रचना की जाती है। मानव पर प्रयोग करके शिक्षण सिद्धांतों की रचना की जाती है। शिक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। ये वे विशिष्ट होते हैं और यह सांस्कृतिक रचना पर आधारित होते हैं। यह सांस्कृतिक रचना पर आधारित होते हैं। शिक्षण के सिद्धांत के मुख्य चर हैं। शिक्षक और छात्र है वह शिक्षण के सिद्धांत के मुख्य चर हैं। व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। सामान्य अर्थ में व्यवहार में परिवर्तन सीखना होना चाहिए। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम है। यह गिलफोर्ड का कहना है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना। यह यूपी टेट में तो कई बार पूछा गया है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, यह गिलफोर्ड ने कहा था। व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह स्किनर का कहना है। पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह कॉल्विन का कहना है कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है, यह कॉल्विन ने कहा था। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे विकास है वह निरंतर चलता रहता है, ऐसे ही अधिगम है, सीखना है, वह जीवन भर चलता रहता है। समीक्षात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग में जिस प्रकार मानसिक क्रियाएं, दिशा, व्याख्या, चयन, सृजन, समालोचना होती है वह अधिगम कहलाती है, यह क्रो एंड क्रो ने कहा था। यह क्रो एंड क्रो ने कहा था। अधिगम प्रक्रिया के कितने कारक हैं? यह 8 कारक हैं। अधिगम प्रक्रिया के 8 कारक हैं। पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षण समस्या का समाधान किया। तो इटायर्ड और सेंग्यू ने पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षण समस्या का समाधान किया था। किस मनोवैज्ञानिक ने दावा किया था कि वह अपनी इच्छा के अनुसार बालक को डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, वकील या कुछ भी बना सकता है? तो यह वाटसन ने कहा था कि वह अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बना सकता है, यह वाटसन ने कहा था। शिक्षण कार्यों के आधार पर भी शिक्षण प्रत्यय का विश्लेषण किया जाता है। तो यह सोरेनसन तथा हस्क का कहना है कि शिक्षण कार्यों के आधार पर भी शिक्षण प्रत्ययों का विश्लेषण किया जा सकता है। सीखना विकास की प्रक्रिया है।
सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ का है कि सीखना है जो वह विकास की प्रक्रिया है। अधिगम का आधार है, परिपक्वता है वह अधिगम का आधार है। सीखने के नियमों के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक। सीखने के नियमों के प्रतिपादक थार्नडाइक हैं। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ का है। नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है, यह वुडवर्थ का कहना है। अधिगम की क्रिया जीवन पर्यंत किस रूप में चलती है? चेतन तथा अचेतन रूप में चलती रहती है। यह चेतन तथा अचेतन रूप में चलती रहती है। अधिगम किसी परिस्थिति से भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। यह कथन गुथरी महोदय का है कि अधिगम किसी परिस्थिति से भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभवों के कारण आती है। अधिगम की प्रक्रिया में कितने चरण हैं? तो अधिगम की प्रक्रिया के 4 चरण हैं। हल का सबलीकरण सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है। हल का जो सबलीकरण का सिद्धांत है वह अधिगम का सिद्धांत है। स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है। स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत है वह अधिगम का सिद्धांत है। सूझ का सिद्धांत वह कोहलर का सिद्धांत है। सूझ का सिद्धांत है जो कोहलर का सिद्धांत है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक अनुक्रिया अनुकूलित सिद्धांत के प्रवर्तक पावलोव हैं। क्लासिकी अनुबंधन के सिद्धांत में कौन कौन से तत्व पर सर्वाधिक बल दिया था? तो इन्होंने पुनरावृत्ति पर बल दिया था। यह क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत है, यह पावलोव ने दिया था। थार्नडाइक का संबंध था, यह अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इन्होंने डॉग पर प्रयोग किया था। थार्नडाइक ने डॉग पर प्रयोग नहीं किया था, पावलोव ने डॉग पर प्रयोग किया था और थार्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, कैट पर किया था। थार्नडाइक ने कैट पर किया था और मृत मछली को पिंजड़े में बंद कर दिया था। इन्होंने एसआर बॉन्ड थ्योरी दी थी। इन्होंने एसआर थ्योरी दी थी। मनोवैज्ञानिक पावलोव का प्रयोग आधारित है। तो जो पावलोव ने प्रयोग किया था वह कुत्ते पर किया था और थार्नडाइक ने प्रयोग किया था वह बिल्ली पर प्रयोग किया था। पावलोव के 3 सिद्धांत हैं: संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। थार्नडाइक के 3 सिद्धांत हैं: संबंध प्रत्यावर्तन, संबंध प्रतिक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया में प्राकृतिक उद्दीपक है भोजन। थार्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो जानवर पर बिल्ली पर प्रयोग किया था। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत माना जाता है शिक्षण का सूत्र। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत माना जाता है। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं: क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन में संबंधता का सिद्धांत, हेतु प्रयोजन का सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। यह शिक्षण के सिद्धांत हैं। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन में संबंधता का सिद्धांत, हेतु प्रयोजन का सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत। बालक की किस पाठ्य वस्तु अथवा ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ठोस प्रकार से तभी जमा कर सकता है जब बालक को कराया जाए क्या? बार बार आवृत्ति कराई जाए। जब बालक को बार बार आवृत्ति कराई जाए उसके मस्तिष्क में ठोस प्रकार से जो ज्ञान है तभी जमा हो सकता है।
संपूर्ण पाठ्य वस्तु को बालक के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, तो वह उचित खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए। बालक के सामने पाठ्य सामग्री से अत्यंत ज्ञान को रखना चाहिए, तो चुन चुन कर ज्ञान को रखना चाहिए। बालकों को अपने जीवन से संबंधित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना होता है। स्वाभाविक रुचि है वह संबंधित वस्तुओं का ज्ञान कराना होता है। सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था। थार्नडाइक ने सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया था। थार्नडाइक के सिद्धांत में संबंध पाए जाते हैं, ऐसार संबंध पाए जाते हैं। एस का अनुबंध होता है क्रियाशीलता का अनुबंध। एस का अनुबंध होता है क्रियाशीलता का अनुबंध। प्रभाव का नियम प्रतिपादित थार्नडाइक ने किया था। संबंधवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक हैं। थार्नडाइक ने एसार बॉन्ड दिया था। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, यह 3 नियम थार्नडाइक ने दिए थे। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम यह थार्नडाइक ने दिए थे। थार्नडाइक का अभ्यास का नियम आधारित था। सीखने की प्रक्रिया में बार बार दोहराने से संबंध दृढ़ होता है, यानी कि जो सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया को बार बार दोहराना। वाणी का प्रभाव डालता है। एस उद्दीपक वाणी प्रभाव डालता है। प्राणी किसके फलस्वरूप कार्य करता है, तो आर अनुक्रिया के द्वारा प्राणी है वह कार्य करता है। प्रकाश एवं त्रुटि मूलभूत सिद्धांत है, तो प्रयास एवं त्रुटि मूलभूत सिद्धांत है थार्नडाइक का। स्किनर ने अधिगम के सिद्धांत पर पहला प्रयोग किया था, तो चूहे पर स्किनर ने अपना प्रयोग किया था। स्किनर का द्वितीय सिद्धांत है कबूतर पर प्रयोग किया था। उत्तेजना का संबंध है क्रिया प्रसूत से। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बीएफ स्किनर हैं। वह क्रियात्मक अनुबंधन के सिद्धांत के जनक हैं। इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक, टेलीग्राम की लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दी गई है। अगर आपकी समझ में नहीं आ पा रहा है कि कैसे जुड़ना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पुनर्वलन के सिद्धांत का प्रतिपादन बीएफ स्किनर ने किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अन्य किस नाम से जानते हैं? इसे हम नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से जानते हैं। कोहलर कहाँ का निवासी था? तो कोहलर है वह जर्मनी का निवासी था। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने वनमानस पर प्रयोग किया था। कोहलर ने वनमानस पर प्रयोग किया था। कोहलर ने वनमानस का नाम रखा था। वनमानस का नाम है वह सुल्तान रखा था। सूझ सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। सूझ दृष्टि व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया था। कोहलर का विचार आधारित है गेस्टाल्टवादी विचार पर। सूझ का आधार क्या था? सूझ का आधार था कल्पना। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत के प्रतिपादक कुर्ट लेविन हैं। थार्नडाइक ने किस नियम पर मनोवैज्ञानिक के अधिकतर सिद्धांत आधारित थे? तो हल के सिद्धांत पर मनोवैज्ञानिक आधारित थे सिद्धांत। अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान कौन सा है? तो उत्तेजना है वह अनुबंधन की प्रक्रिया में जो प्रथम सोपान है। सीखने के प्रथम मूलभूत नियम संबंधित हैं तत्परता से। थार्नडाइक के व्यक्तित्व का वर्गीकरण आधारित है, तो वर्गीकरण है जो वह चिंतन और कल्पना पर आधारित।
समानता का नियम, वैषम्य का नियम, समीपता का नियम, आश्चर्य नियम है, साहचर्य नियम है। शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय बालकों को बढ़ाना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। शिक्षण पाठ्य वस्तु को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करने से छात्रों में अधिगम के प्रति बढ़ती है, तो अधिगम के प्रति अभिरुचि है वह बढ़ती है। थार्नडाइक का सिद्धांत कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। थार्नडाइक का सिद्धांत है जो यह व्यवहारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता जी कारक है। किस व्यवहारवादी की मान्यता है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो यह स्किनर। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो यह अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय स्किनर ने दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहल वर्ग के सिद्धांत से संबंधित है। नैतिक विकास का संबंध है वह कोहल वर्ग के सिद्धांत से संबंधित है। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो पूर्व पारंपरिक अवस्था है वह बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी आवश्यकताएं बताई हैं? तो कोहल वर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर पर और परंपरागत स्तर, उत्तर रूढ़िगत स्तर, यह 3 उन्होंने अपने सिद्धांत बताए हैं। कोहल वर्ग ने 3 यह सिद्धांत बताए हैं। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? यह गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम है उसे हम अधिगम कहते हैं। हमने यह एक ही वीडियो में कंप्लीट शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पढ़ लिए हैं। इससे पहले हमने शिक्षण की विधियां एवं कौशल मात्र एक वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम आपको हर टॉपिक को एक एक वीडियो में सिलेबस वाइज कंप्लीट करा रहे हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो आप चैनल से इस प्रकार बने रहिएगा और हम टेट और सुपर टेट की एक बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। तो आपको बस पढ़ते जाना है और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको हम अगले टॉपिक पर जो आपके सिलेबस में दिया गया है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।